नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने वेतन के बारे में पढ़ा कि वेतन क्या है और वेतन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में चर्चा की और हमने ये भी देखा कि मूल वेतन क्या है और मूल वेतन की गणना कैसे की जाती है। इस क्लास में हम भत्तों के बारे में जानेंगे कि भत्ते क्या है और भत्ते किस प्रकार से कौन कौन से भत्ते जो है कि कर योग्य हैं, कौन से भत्ते कर मुक्त हैं और कौन से भत्ते अंशतः कर मुक्त होते हैं। भत्ता नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किया गया एक भुगतान है जो कि या तो सेवा शर्तों के अधीन होता है। जब कर्मचारी नौकरी प्रारंभ करता है तो नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में ये निर्धारित होता है कि उसको मूल वेतन के अलावा कौन कौन से भत्ते दिए जाएंगे, या फिर कार्य की परिस्थिति को देखते हुए कुछ भत्ते नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिए जाते हैं, या फिर कर्मचारी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कुछ भुगतान किया जाता है भत्तों के रूप में। भत्ते तीन प्रकार के भत्ते होते हैं: पूर्णतया कर योग्य भत्ते, पूर्णतया कर मुक्त भत्ते और अंशतः कर मुक्त भत्ते। पूर्णतया कर योग्य भत्ते, ये कुछ भत्ते हैं जो पूर्णतया कर योग्य होते हैं। अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिए जाते हैं तो ये पूरे के पूरे इनकी पूरी की पूरी राशि कर योग्य होती है, टैक्सेबल होती है। महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, मूल वेतन के अलावा डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, वो पूर्णतया कर योग्य होता है। यहां पे देखिए, महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन में अंतर करना है। एक महंगाई वेतन भी होता है जिसको डियरनेस पे कहते हैं। ये डियरनेस अलाउंस है। महंगाई भत्ता मूल वेतन के समान ही जो महंगाई वेतन है वो मूल वेतन के समान ही माना जाता है। ये मूल वेतन का ये अंग है, इसको मूल वेतन ही माना जाता है महंगाई वेतन को। और महंगाई भत्ता मूल वेतन के अलावा जो भत्ता दिया जाता है वो ये भत्ता है। तो महंगाई वेतन देने के पीछे कारण ये है कि सरकार महंगाई की दर जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती है, अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ा देती है। तो अगर किसी कारणवश अगर विलंब हो जाता है महंगाई के अनुसार वेतन को बढ़ाने में, तब सरकार अपने कर्मचारियों को अंतरिम राहत देने के लिए महंगाई वेतन देती है जो कि मूल वेतन के बराबर होता है। और महंगाई भत्ता अलग है, ये मूल वेतन का हिस्सा नहीं होता, ये भत्तों के अंतर्गत आता है। तो महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूर्त भत्ता, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ग्रामीण भत्ता, रूरल अलाउंस। कई बार कर्मचारी की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र में कर दी जाती है तो उसके खर्चों की पूर्ति के लिए ग्रामीण भत्ता दिया जाता है। चिकित्सा भत्ता, चिकित्सा व्यय की पूर्ति के लिए। परियोजना भत्ता, प्रोजेक्ट अलाउंस, किसी प्रोजेक्ट पे लगा दिया, कार्यस्थल से दूसरे स्थान पर जाकर रहना पड़ रहा है, व्यय की पूर्ति के लिए परियोजना भत्ता दिया जाता है। टिफिन भत्ता, भोजन भत्ता, लंच अलाउंस, खाने पीने के खर्चों के लिए जो भत्ते दिए जाते हैं। कठिन कार्य भत्ता, कई बार कोई हार्ड ड्यूटी दे दी जाती है, जैसे कर्मचारी का जो सामान्य काम है उसके अलावा कोई अन्य कार्य, कोई हार्ड कार्य दे दिया जाता है, हार्ड ड्यूटी दे दी जाती है, उसके संबंध में अतिरिक्त भुगतान जो किया जाता है वो कठिन कार्य भत्ते के अंतर्गत किया जाता है। प्रतिनियुक्ति भत्ता, प्रतिनियुक्ति का मतलब डेपुटेशन, अपनी जगह से कार्यस्थल से कहीं दूसरे स्थान पर उसका डेपुटेशन कर देना, नियुक्ति कर देना, तब उसके खर्चों की पूर्ति के लिए प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाता है। नौकर भत्ता, नौकर रखने का भत्ता, गार्ड भत्ता, गार्ड रखने का भत्ता, प्रोक्टर भत्ता, वार्डन भत्ता। प्रोक्टर, वार्डन एक जैसे ही शब्द हैं। वार्डन किसी हॉस्टल की देखरेख के लिए जो नियुक्त किया जाता है और प्रोक्टर किसी संस्था की देखरेख के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, तो उनको दिया जाने वाला भत्ता प्रोक्टर भत्ता और वार्डन भत्ता कहलाता है। सुरक्षा भत्ता या कुत्ता रखने हेतु भत्ता, तो अपनी सुरक्षा के लिए अगर किसी प्रकार का कोई प्रबंध किया जाता है कर्मचारी द्वारा और उस पर खर्चा किया जाता है तो ऐसे व्ययों की पूर्ति के लिए जो भत्ता दिया जाता है वो सुरक्षा भत्ते के अंतर्गत आता है। दूरभाष भत्ता, टेलीफोनिक मैसेज के लिए जो भत्ता दिया जाता है। अंतरिम राहत, अधिसमय भत्ता, ओवर टाइम अलाउंस, अगर कर्मचारी ओवर टाइम करता है, अगर अपने जो सामान्य दैनिक घंटे हैं उनके अलावा एक्स्ट्रा काम करता है तो उसके लिए अधिसमय भत्ता दिया जाता है। परिवार भत्ता, फैमिली अलाउंस। नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता, जब वो प्रैक्टिस में नहीं होता, कोई कर्मचारी अपना कार्य नहीं कर रहा होता, घर पे बैठा है, तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस उसके खर्चों की पूर्ति करने के लिए उसको जो भत्ता
दिया जाता है। तो इस प्रकार ये कुछ भत्ते हैं जो पूर्णतया कर योग्य होते हैं। अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है तो इनमें किसी प्रकार की कर मुक्ति नहीं दी जाती, पूरे के पूरा भत्ता टैक्सेबल होता है। महत्वपूर्ण चीज हमने जो जानी वो ये थी कि महंगाई वेतन डियरनेस पे और डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, इन दोनों में अंतर है। महंगाई भत्ता मूल वेतन के अलावा होता है और महंगाई वेतन मूल वेतन के समान ही माना जाता है, ये मूल वेतन का ही अंग होता है। ये पूर्णतया कर योग्य भत्ते थे। अब हम बात करते हैं पूर्णतया कर मुक्त भत्तों की। विदेशी भत्ता, फॉरेन अलाउंस, भारत सरकार का कर्मचारी, ये भारत सरकार के कर्मचारी को दिया जाता है। अगर भारत सरकार का कर्मचारी भारत के बाहर अपनी सेवाएं देता है और उसको भत्ते के रूप में, विदेशी भत्ते के रूप में कोई राशि दी जाती है, लेकिन ऐसा भत्ता अगर वो भारत में अपना कार्य करता है, भारत में अपनी सेवाएं देता है, तब ऐसा भत्ता उसको प्राप्त नहीं होता है। तो अगर जब वो भारत के बाहर रह के कार्य कर रहा है और उसको कोई अलाउंस दिया जाता है, विदेशी भत्ता दिया जाता है, तो वो उस कर्मचारी के लिए पूर्णतया कर मुक्त होगा। ये गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, ये भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए, ये केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी अगर भारत के बाहर काम करता है तब उसको जो विदेशी भत्ता दिया जाता है वो पूर्णतया कर मुक्त होता है। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्ते, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो न्यायालय हैं, उनको दिए जाने वाले सभी प्रकार के भत्ते कर मुक्त होते हैं। कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु दिए गए भत्ते। कई बार क्या होता है, कर्मचारी को अपनी ड्यूटी करने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं और वो खर्चे वो उसको कई बार अपनी जेब से करने पड़ जाते हैं। तो जो कर्तव्य पालन हेतु जो उसने खर्चा किया है उसकी पूर्ति के लिए कुछ भत्ते नियोक्ता द्वारा दे दिए जाते हैं। और ये भत्ते, ऐसे भत्ते वास्तविक व्यय की गई राशि तक ही कर मुक्त होते हैं। अगर कर्मचारी ने कोई खर्चा किया है अपने कर्तव्य पालन के लिए, अपने कार्य से संबंधित अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए अगर कोई खर्चा किया है काम के संबंध में, तो उस खर्चे जो जितना उसने वास्तविक खर्चा किया है उस खर्चे की पूर्ति नियोक्ता द्वारा कर दी जाती है। और उन खर्च जो करमुक्त राशि है वो केवल वास्तविक किए गए व्यय की राशि के बराबर कर मुक्त होंगी। ये सारे भत्ते केवल वास्तविक किए गए व्यय की राशि के बराबर ही कर मुक्त होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से भत्ते हैं। यात्रा भत्ता, यात्रा भत्ता ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को किसी काम के संबंध में अगर यात्रा पर भेजा जाता है, दौरे पर भेजा जाता है, और ऐसे व्ययों की पूर्ति के लिए, जो यात्रा से संबंधित जो खर्चे हुए, ऐसे व्ययों की पूर्ति के लिए अगर यात्रा भत्ता दे दिया जाता है तो वो पूर्णतया कर मुक्त होता है। इसमें अगर किसी कर्मचारी का स्थानांतरण होता है, अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो वो अगर नए कार्यस्थल पर, वर्तमान कार्यस्थल से नए कार्यस्थल पर जाता है स्थानांतरण के कारण, तो उससे संबंधित जो यात्रा के खर्चे हैं वो भी इस यात्रा भत्ते के अंतर्गत आते हैं, और वो सारे खर्चों की पूर्ति अगर कर दी जाती है नियोक्ता द्वारा तो वो भी कर मुक्त होता है। जब स्थानांतरण कर दिया जाता है कर्मचारी का, तो कर्मचारी द्वारा अपने जो व्यक्तिगत सामान की पैकिंग और उस सामान को ले जाने के जो खर्चे होते हैं वो भी यात्रा भत्ते के अंतर्गत आते हैं। और अगर ऐसे व्ययों की पूर्ति नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को की जाती है यात्रा भत्ते के रूप में, तो वो भी कर मुक्त होता है। दैनिक व्यय भत्ता, सामान्य दैनिक व्ययों की पूर्ति के लिए अगर कर्मचारी यात्रा पर जाता है किसी काम से, ऑफिस के किसी काम से अगर बाहर गया, किसी दूसरे शहर गया, और वहां पे जो उसके दिन भर के खर्चे हैं, सामान्य जो खर्चे होते हैं खाने पीने के, और उन खर्चों की पूर्ति के लिए अगर दैनिक व्यय भत्ते के रूप में उसको भत्ता दिया जाता है तो ऐसा भत्ता पूर्णतः कर मुक्त होता है। सवारी भत्ता, कर्मचारी द्वारा सवारी व्ययों की पूर्ति, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के सवारी व्ययों की पूर्ति हेतु जो भत्ता दिया जाता है उसको सवारी भत्ता कहते हैं। सवारी भत्ते का मतलब है कन्वेंस अलाउंस, यानी कि अगर कर्मचारी ऑफिस के किसी काम से बाहर गया है, जैसे मान लीजिए कि कोई कर्मचारी है वो
ऑफिस के काम से बैंक गया या फिर किसी विभाग गया, जैसे आयकर विभाग गया, तो वहां पे गया और वहां पे जाने के जो खर्चे थे, आने जाने के जो खर्चे होते हैं, ऑटो के, टैक्सी के जो आने जाने के खर्चे हैं, वो सवारी भत्ते के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे व्ययों की अगर पूर्ति नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कर दी जाती है सवारी भत्ते के रूप में, तो वो राशि पूर्णतया कर मुक्त होगी। सहायक भत्ता, कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्य पालन में सहायता के लिए अगर कोई सहायक रखा जाता है और उस सहायक के व्ययों की पूर्ति अगर नियोक्ता द्वारा सहायक भत्ते के रूप में कर दी जाती है, तो ऐसा भत्ता पूर्णतया कर मुक्त होगा। शैक्षणिक या अनुसंधान भत्ता, ये कुछ शिक्षण संस्थाएं या अनुसंधान संस्थाएं अपने कर्मचारियों को शैक्षणिक और अनुसंधान भत्ता देती है, जिससे कि अनुसंधान को प्रोत्साहन मिल सके, शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सके। तो अगर ऐसा भत्ता दिया जाता है नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को, तो वो पूर्णतया कर मुक्त होता है। वर्दी भत्ता, यूनिफॉर्म अलाउंस, कुछ कर्मचारियों को एक विशेष पोशाक पहन के ही अपना कार्य करना पड़ता है, अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। तो उस पोशाक के लिए, ऐसी वर्दी को खरीदने और उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके रख रखाव के लिए के व्ययों की पूर्ति के लिए जो नियोक्ता द्वारा कर दी जाती है वर्दी भत्ते के रूप में, तो ऐसा वर्दी भत्ता पूर्णतया कर मुक्त होता है। इनके अलावा ये जो 3 भत्ते हैं, इसके अलावा 2 भत्ते ऐसे और हैं जो पूर्णतया कर मुक्त होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी संगठन द्वारा दिया गया भत्ता, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई संगठन है और उसके द्वारा अगर कोई भत्ता दिया जाता है कर्मचारी को, तो वो पूर्णतया कर मुक्त होगा। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्न भत्ते पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी, उसका जो अध्यक्ष है या फिर उसके जो सदस्य हैं, उनको निम्न भत्ते पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। एक तो है वाहन या परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और दूसरा है नियामक व्यय भत्ता, समटेरी अलाउंस। जो यूपीएससी का जो अध्यक्ष है, जो उसके सदस्य हैं, उनको ये 2 भत्ते पूर्णतया कर मुक्त होते हैं। वाहन या परिवहन भत्ता, घर से ऑफिस आने जाने का जो खर्चा है, जो वाहन का खर्चा है, वो आने जाने का जो खर्चा है वो पूर्णतया कर मुक्त होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूर्णतया कर मुक्त होता है यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए। और नियामक व्यय भत्ता, समटेरी अलाउंस, नियामक व्यय भत्ता, जो ये अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, उनके पास कुछ विजिटर्स आते रहते हैं दिन में, और उनके जो एंटरटेनमेंट के खर्चे हैं, जो उनकी चाय नाश्ते के जो खर्चे हैं, वो नियामक व्यय भत्ता कहलाता है। उनके चाय पानी के खर्चों की पूर्ति के लिए सरकार नियामक व्यय भत्ता देती है इन लोगों को, इनके ऑफिसर्स को, यूपीएससी के। तो ऐसे भत्ते, ऐसा भत्ता पूर्णतया कर मुक्त होता है इन लोगों के लिए, अध्यक्ष और सदस्यों के लिए। अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने बात कर ली पूर्णतया कर योग्य भत्तों की, फिर हमने बात की पूर्णतया कर मुक्त भत्तों की। अब हम बात करेंगे अंशतः कर मुक्त भत्तों की। अंशतः कर मुक्त या आंशिक कर मुक्त भत्ते, अंशतः कर मुक्त भत्ते।
इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे मकान किराया भत्ता। इसकी गणना भी महत्वपूर्ण है, मकान किराया भत्ते की। मकान किराया भत्ता इसको कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस, शॉर्ट में इसको HRA भी कहते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। नियोक्ता द्वारा ये मकान किराया भत्ता जब कोई नियोक्ता जब कोई कर्मचारी कहीं कार्य करता है, कहीं नौकरी करता है और वहां पे उसका स्वयं का मकान नहीं होता, वो किराए के मकान में रहता है, तो उसके किराए के व्ययों की पूर्ति के लिए मकान किराया भत्ते के रूप में एक राशि नियोक्ता द्वारा दे दी जाती है कर्मचारी को। तो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया गया मकान किराया भत्ता निम्नलिखित में से सबसे कम राशि तक करमुक्त होता है। अब देखिए अंशतः करमुक्त भत्ता है ये, तो हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और जो राशि सबसे कम आएगी उस राशि के बराबर ये करमुक्त होगा। पहली कंडीशन है संबंधित अवधि में प्राप्त मकान किराए भत्ते की राशि। संबंधित अवधि का मतलब यह होता है कि मकान जितने दिन वो किराए के मकान में रहा। दूसरा संबंधित अवधि चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10%। जो किराया चुकाया है उस अवधि के दौरान उसमें से हम वेतन का 10% घटा देंगे। तीसरा है संबंधित अवधि के वेतन का 50% यदि कर्मचारी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई में रहता हो। यदि कर्मचारी अन्य स्थान पर रहता हो तो वेतन का 40%। ये तीन राशि हैं, इन तीनों में से जो सबसे कम राशि होगी वो मकान किराया भत्ते की करमुक्त राशि मानी जाएगी। मकान किराया भत्ते की राशि, प्राप्त मकान किराया भत्ते की राशि सबसे पहला। दूसरा संबंधित अवधि में चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10%। तीसरा है संबंधित अवधि के वेतन का 50%। वेतन का 50% यदि कर्मचारी 4 महानगरों में कहीं रहता है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में अगर रहता है तो वेतन का
50%, और अगर इनके अलावा किसी दूसरी जगह रहता है कर्मचारी तो उसके वेतन का 40% लिया जाएगा। अब यहां पे वेतन से क्या तात्पर्य है? वेतन से तात्पर्य, यहां वेतन से तात्पर्य है मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता यदि सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में वेतन माना जाता हो, प्लस बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत कमीशन, इन तीनों का योग वेतन माना जाएगा। यहां पर वेतन का तात्पर्य जब हम बात करते हैं कि वेतन का 10%, वेतन का 50% या फिर वेतन का 40%, तो वो वेतन क्या है? वो वेतन है मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, जो पूर्णतः करियोगी भत्ता होता है जिसकी हमने बात की थी। तो मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, लेकिन महंगाई भत्ता कब हम वेतन में शामिल करेंगे? यदि सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में उसको वेतन माना जाता हो। सेवानिवृत्ति लाभ यानी कि जब हम भविष्य निधि की में अंशदान की बात करते हैं या फिर ग्रेच्युटी की बात करते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद जो ग्रेच्युटी मिलती है, तो अगर सेवानिवृत्ति के जो लाभ दिए जाते हैं उनकी गणना में अगर महंगाई भत्ते को वेतन माना जाता है, तब हम मकान किराए भत्ते की गणना के लिए भी कि कर मुक्त राशि की गणना के लिए भी हम महंगाई भत्ते को वेतन में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता प्लस बिक्री पर कमीशन, अगर बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत से कमीशन मिलता है, एक निश्चित प्रतिशत से अगर कमीशन मिलता है तो उसको भी हम वेतन में शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता प्लस बिक्री पर कमीशन, ये वेतन से हमारा तात्पर्य है यहाँ पे।